पहला सवाल है, पूर्ण संख्या होती है योग में गुणन में साचार्य है, योग में व्यंकलन में साचार्य है, व्यंकलन में भाग में साचार्य है, या योग व्यंकलन गुणन तथा भाग में साचार्य है। साचार्य का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए आप। अगर हम 3 और 7 को जोड़े तो 10 आता है, अगर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 10 आता है, यानी कि इसके परिणाम में कोई प्रभाव नहीं होता है। पहली संख्या को दूसरी बार जोड़ दो, दूसरी को पहले आगे लिखकर जोड़ दो। या देखो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। 7 पहले लिख दो, 3 बाद में लिख दो। 7 और 3 को गुणा किया तो 21 आएगा, तो इसके परिणाम में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, योग में, और गुणन में क्या होती है, साचार्य होती है, बाकी में वो साचार्य नहीं होता है। दूसरा, रैखिक समीकरण में चरों की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण में एक चर के अंदर एक ही चर राशि होती है, तो इसके अंदर ए राइट होगा। 12 34 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ देखो 34 में इकाई का अंक 4 लिखा, तो ये 4 को 2 बार लिखना। 2 बार क्यों लिखेंगे कि वर्ग में क्या होता है, 2 बार लिखकर गुणा करेंगे। 4 को 4 से गुणा किया 16 आया, 16 में यहाँ लिखा 6, तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ए राइट होगा। हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, तो ये तीनों संख्या आपको याद रखनी है, हार्डी रामानुजन संख्या है, तो इसके अंदर ये सभी हो गई। जीएसटी कब लागू हुई थी, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। आगे लिखा 7x में से -7x को घटाने पर प्राप्त होता है। 7x में से -7x को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 14x, 0, माइनस के 14x और माइनस के 7x। देखो 7x में से 7x को -7x को घटाना है, तो 7x यहाँ लिखा, में से का मतलब माइनस हो गया, ये -7x लिखा। अब माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा। 7x और 7x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14x आ जाएगा। समझ में आएगा, ये में से का मतलब होता है माइनस, तो हमने यहाँ माइनस कर दिया। और ये जो -% के अंदर दे रखा -7x, तो हमने लिखा माइनस का 7x। अब ये माइनस और ये माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और दोनों संख्या प्लस की है, इस कारण ये जुड़ जाएगी, तो कितने हो गए, 14x। तो इसका आंसर क्या होगा, ए राइट होगा हमारे पास। अगला सवाल है, किसी संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करना क्या कहलाता है। अगर एक ही संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करते हैं, जैसे 2 × 2 × 2, तो ये घन कहलाता है। और किसी संख्या को 2 बार लिखकर गुणा करते हैं तो उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो किसी संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करना क्या कहलाएगा, वर्ग, घन, वर्गमूल या घनमूल। तो हम इसको बोलते हैं घन, इसका बी राइट होगा। एक ही संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करना क्या कहलाता है, घन संख्या कहलाती है। अगला सवाल है, -3/7 × 6/7 × 5/-3 × 7/9 को हल कीजिए। देखिए आप, -3 को -3 से काट दिया, 7 को हमने 7 से काटा। अब ये 6 है और ये 9 है, दोनों में 3 का भाग जाता है। 6 में 3 का भाग 2 बार गया और 9 में 3 बार गया, तो ऊपर बच गया 2 और 5, तो हमने लिखा 2 × 5 = 10। नीचे बच गया 7 और 3, तो हमने लिखा 7 × 3 = 21। वापस देखिए, -3 से -3 कटा, 7 से 7 कटा। अब 6 और 9 दोनों में 3 का भाग जाता है। 6 में 3 का भाग 2 बार गया और 9 में गया 3 बार। फिर ऊपर 2 और 5 बचा और नीचे क्या बचा, 7 और 3 बचा। तो 7 और 3 को इंटू किया 21, 2 और 5 को गुणा किया 10। समीकरण x - 5/3 बराबर x - 3/5 को हल किया कीजिए। ये समीकरण दे रखा है। अब यहाँ देखिए बीच में माइनस प्लस है, बराबर का चिन्ह है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा वज्र गुणा करने पर 5 को x - 5 से गुणा करना है, 3 को x - 3 से गुणा करना है। तो वज्र गुणा करेंगे तो 5 को हमने बाहर लिखा और x - 5 यहाँ लिख दिया। 3 को इस संख्या से गुणा करना, तो 3 यहाँ लिखा और x - 3 कोष्ठ में बंद करके हमने लिख दिया। 5 को x से गुणा किया तो 5x आया, 5 को -5 से गुणा किया माइनस का 25 आया, 3 को x से गुणा किया तो माइनस का 3x आया, 3 को -3 से गुणा किया तो माइनस के 9 आ गया। अब हम पक्षांतरण करते हैं, तो 5x का 5x यहाँ लिखा और 3x इधर आएगा, तो माइनस का 3x हो गया, -9 का 9 लिखेंगे। अब ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। वापस देखिए 5x का 5x लिखा, ये -3 है, बराबर की साइड में आएगा तो माइनस का 3x हो गया। फिर बराबर लिखा, ये माइनस का 9 लिखा और -25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। तो 5 में से 3x हमने माइनस किया तो हमारे पास बच गया 2x, और 25 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 बचेगा। अब x का मान ज्ञात करना है, तो 2 इस 16 के बट्टे में आ जाएगा। तो 16 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है। तो हमारे पास देखो समीकरण को हल करने का तरीका है कि इसके वजह से गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया। तो आप देखो 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x आएगा, 5 को -5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 को x से गुणा करना, 3 को -3 से ही गुणा करना। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण में ये जो बराबर है, बराबर की इस साइड में चर राशि आएगी
और बराबर के उस साइड में अचर राशि आएगी, यानी कि ABCD वाले अक्षर इधर आएंगे, बिना ABCD वाले अक्षर उधर जाएंगे। फिर हम माइनस कर देंगे, x का मान ज्ञात करना है, तो 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। गुणा हमेशा कहाँ जाता है? भाग में जाता है। 16 में 2 का भाग है 8 बार। प्रश्न नंबर 11 से पहले आप देखो, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो समस्या है आप मेरे को बताना है। वीडियो कैसे लगा पूरा देखना है आपको, और जो भी इसको समस्या है तो आप मेरे से लिख कर बता देना है। आगे लिखा 6 की घात 3 को विषम संख्या के योग के रूप में लिखो। इसको विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। कैसे है कि 6 का घन कितना होता है, तो 6 को हमने 3 बार लिखा, 6 × 6 × 6 बराबर 216। 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब हम इसको विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो 6 को विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है, तो आपको क्या करना है कि 6 से पहले कौन सी संख्या होती है? 6 से पहले 5 आती है, तो 5 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 एक सम संख्या है, और जो संख्या आती है उसके अंदर आपको एक जोड़ना है। 30 के अंदर एक जोड़ दिया तो कितने हो गए? 31 हो गए। तो हम 31 से स्टार्ट करेंगे विषम संख्या लिखना, और कितनी लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 31 के अगली विषम संख्या 33, 33 में 2 जोड़ दो तो अगली विषम संख्या 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा? 37। ये भी विषम संख्या है। 37 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 2 जोड़ दिया तो 41 हो गया। तो ये कितनी? 6 है ना, तो ये 6 संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये विषम संख्या के योग के रूप में आ गया। ये क्या लिखा? 6 की घात 3 को विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है, तो आपको क्या करना है कि 6 से पहले अंक कौन सा आता है? कि 6 से पहले 5 आता है, तो 5 और 6 को गुणा करके 30 लिख दिया। 30 एक सम संख्या है, इसको विषम संख्या बनाना है, तो इसके अंदर आपको एक जोड़ना होगा। 30 में एक जोड़ दिया तो कितने हो गए? 31 हो गए। 30 में एक जोड़ने पर कितना होता है? 31 होता है। 31 एक विषम संख्या है। अब इसके अंदर 2 जोड़ते जाओ, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो। कहाँ तक जाना आपको? 6 पूछा है तो 6 होनी संख्या। 1 2 3 4 5 6। देखिए वो एक और सवाल समझिए, 8 का घन है, इसको विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो 8 से पहले कौन सा अंक आता है? 7 आता है। तो 8 और 7 को गुणा करना है, तो 8 और 7 को गुणा करने पर आपके पास क्या आएगा? 56 आएगा। 56 एक विषम सम संख्या है, तो 56 के अंदर आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 57। 8 से पहले कौन सा अंक आता है? 7 आता है, तो 8 और 7 को गुणा करेंगे तो आएगा 56। 56 में एक जोड़ना हो तो 57। ये विषम संख्या है। अब कितनी संख्या लिखनी है? तो 8 है, तो इसको 8 तक लिखनी है। तो 57 के अंदर 2 जोड़ दो, फिर 59 के अंदर 2 जोड़ो, फिर 61 के अंदर 2 जोड़ो, 63 हुआ, 63 के अंदर 2 जोड़ो, 65 हुआ, 65 में 2 जोड़ दो 67 हुआ, इसके 2 जोड़ दो 69 हुआ, फिर 2 जोड़ दो 71 होगा। इस सब का योग करने पर क्या आएगा? 512 आएगा। तो आपको क्या करना है कि 8 का घन पूछा था, 8 को 3 बार लेकर गुणा कर दिया तो 512 आ गया। फिर देखो ये 8 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली संख्या कैसे आएगी? आपको यहाँ 57 कैसे आएगा कि 8 का घन ज्ञात करना, तो 8 से अगला पिछला अंक कौन सा होता है? 7 होता है। तो 8 और 7 को इंटू किया 56, 56 के अंदर एक जोड़ देंगे 57। यहाँ देखो 6 का पूछा है, तो 6 से पहले अंक क्या आता है? 5, 5 और 6 को इंटू किया 30 आया। 30 में एक जोड़ दिया, क्या होगा? 31। तो ये लिखा हमने 31। और संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। 31 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास लिखा है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। मूलधन दे रखा हमारे पास 8,000, तो हमने लिखा मूलधन 8,000 रुपये, 2 वर्ष ये समय है और 5% की दर है, और ये दर वार्षिक है। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन 1 + दर बटा 100 घातांक समय। ये मिश्र धन का फॉर्मूला है। ये कभी कभी 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछा जाता है। अब हम इसको मूलधन कितना हमारे पास? 8,000, तो हमने लिखा 8,000, 1 + दर है 5 है, तो ये निकाले सब लिया हमने 5, और 5 1 100 और 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा। और 5 का क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे हम। तो इनका हमने लसब लिया, तो ये आ गया 100 और 1, और 100 का गुणा किया तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पर 100 का भाग 100 में एक बार गया, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो कि 5 और 100 को जोड़ दिया तो कितने हो गए? 105। सीधे आप 105 और घातांक कितनी लिखोगे? 2 लिखोगे। मूलधन दे रहेगा 8,000, ये लिखा 1 + आप दर है 5, 5 बटा 100, ऊपर समय है, समय हमारे पास 2 वर्ष लिखा है, तो हमने समय यहाँ 2 वर्ष लिख दिया। अब 100 और 5 को जोड़ दो तो कितने हो जाएगा? 105, 105 बटा 100 लिखेंगे। तो अपने यहाँ लिखा 8,000 और 105 बटा 100। अब इसको ऊपर घातांक 2 है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। देखो 2 0 से 2 0 काट दिया, फिर 1 0 से 1 0 काट दिया, यानी कि 3 0 है, तो 1 2 ये 3 0 घट गया। 8 के अंदर
2 का भाग 4 बार जाता है और 10 में 5 बार गया। यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, दोनों में 2 का भाग जाता है। 2 का भाग इसमें 4 बार गया, 2 का भाग इसमें 5 बार गया। 5 का भाग 105 में 21 बार गया। वापस देखिए, ये 8000 है और इसकी घातांक 2 है, तो 105/100, 105/100 को 2 बार लिखते हैं। जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा, 1 जीरो से ये 1 जीरो काटा, 8 में 2 का भाग गया 4 बार और ये 10 बचा, 10 में 2 का भाग गया 5 बार। 5 का भाग 105 में जाता है 21 बार। 21, 105 और 4 को गुणा करेंगे तो 4 गुणा 105 और 21, इन तीनों को गुणा किया तो हमारे पास 8820 रुपया है। ये आया हमारे पास मिश्र धन। अब हमें ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आया हमारे पास 8820 रुपये और मूलधन दे रहेगा 8000 रुपये। इसको हमने माइनस किया तो 820 आ गया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति की अगला सवाल है। यह लिखा 1 माइक्रोन के बराबर होता है और इसको आप मानक समय के रूप में लिखना है। इसको हल करना है, इसको भी हल करना है। ये प्रश्नावली बहुत सरल है। 4 नंबर के एक नंबर के 4 सवाल होते हैं। अब देखो 1 माइक्रोन के अंदर कितना होता है, 10 की घात 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। जब ये 10 की घात 6 को हम ऊपर ले जाएंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोन होता है 1 × 10 की घात -6। ये राइट होगा, ये गलत होगा। ये प्लस का जबकि ये माइनस का होना चाहिए। अब ये जो संख्या लिखी है 0.0003 को मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप के अंदर हम कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट आके संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ 10 की घात 5 लिखा है और ये संख्या 0 से छोटी संख्या है, मतलब 1 से छोटी संख्या है। जब ये संख्या 1 से छोटी संख्या होती है ना तो इसकी घातांक हमेशा माइनस में आएगा। तो 10 की घात ऊपर गए तो ये क्या हो जाएगा माइनस। 3 × 10 की घात -5 हो गया। वापस देखो ये पॉइंट हटाया, पॉइंट का हमने 1 लगा दिया, पॉइंट का आगे कितनी संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5। 10 की घात हमने 5 कर दिया और जब ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसको मानक रूप क्या होगा, इसका ये होगा मानक रूप 3 × 10 की घात -5 होगा। अब ये लिखा 5 की घात 2 + 3 की घात 2 0 का हल होगा। जिसकी घात 0 है उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए किसी की भी घात अगर 0 है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। अब इसको सरल करना है 5 की घात 3 भाग 5 की घात 2 का हल होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 की घात 3 और जब ये भाग का चिन्ह होता है ना तो घातांक को माइनस करना और गुणा का चिन्ह होता है तो घातांक को प्लस करना है। तो ये भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह है तो हम घातांक को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस किया तो 5 की घात 1 आएगा। 5 को एक बार लिखेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा, ये 5 होगा। तो इस प्रकार से हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की है। आपको ये याद रखकर जाना 1 माइक्रो के अंदर कितना होता है 10 की घात -6 होता है, 0 होता है। अगला सवाल है सत्य और असत्य बताइए। बहुत सिंपल सवाल है। इसके अंदर अधिकतर फॉर्मूले पूछे जाते हैं, आपको फॉर्मूला याद करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr² है। ये लिखा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है। ये सत्य है, ये असत्य आपको बताना। दूसरा है घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। ये सत्य है, असत्य ये आप बताना है। घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये भी बताना है कि सही है या गलत है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 भुजा स्क्वायर होता है। सत्य एक असत्य बताना है। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। तो ये हमारे पास दे रहेगा 2πr² है, तो असत्य है। तो आपको यह लिखना असत्य है। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, ये सत्य है। घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है समान होती है। घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये भी सत्य है। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी होता है। 2 होता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। एक तो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एक होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, ये भी सत्य है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। पहला सवाल असत्य है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है, ये गलत लिखा है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। अब हम अगला सवाल लेते हैं, मिलान कीजिए। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। ये प्रश्नावली में है और इसके 4 एक नंबर के 4 सवाल आते हैं, बहुत सिंपल है। पहले लिखा है a - b + ab माइनस b + c + ab। इसको सरल करते हैं। तो हमने लिखा है a - b + ab माइनस, इसको कोष्टक बंद करके लिख दिया b + c
और प्लस ए बी। अब आपको मालूम है कि कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह होता है ना तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो एक ए लिखा, माइनस बी का बी लिखा, प्लस ए बी लिखा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह वाला बदल जाएगा। तो माइनस का यह प्लस हो गया, प्लस का माइनस हुआ, और प्लस का यह माइनस हुआ। वापस देखिए, माइनस है कोष्टक के बाद तो अंदर की संख्या चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हुआ, और प्लस का माइनस हुआ। माइनस का बी और माइनस का प्लस का बी, ये प्लस का बी है और ये माइनस का बी आपस में कट गया। प्लस का ए बी और माइनस का ए बी आपस में कट गया। यहाँ बच गया ए माइनस सी, तो ए माइनस सी ये हो गया इसका आंसर। तो ए माइनस सी हमारे पास जो पहला है ये क्या मिलेगा, दूसरे के साथ, ए का मिलान दूसरे के साथ होगा। दूसरा सवाल लिखा है हमारे पास 3 माइनस 2x और 5 प्लस 4x को गुणा करना। दोनों कोष्टक में बंद है, तो पहले हम 3 को 5 से गुणा करते हैं, तो 3 गुणा 5 लिखेंगे 15, और 3 को 4 से गुणा किया तो 12x आ गया। माइनस 2 को 5 से गुणा किया तो लिखेंगे 10x, और 2 को 4 से इंटू करेंगे तो माइनस के 8x स्क्वायर। ये x है और ये भी x है, दोनों x है। x को x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, और 2 को 4 से इंटू किया तो 8 आ गया। कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, माइनस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x आएगा। माइनस 2 को प्लस 4 से इंटू किया तो माइनस का 8 आया। x को x इंटू किया तो x स्क्वायर आया। अब हम देखो ये लिखा 15 और 12x और माइनस 2x 10x, तो 12 में से माइनस का 10x घटाएंगे तो 2x बचेगा, और माइनस 8x स्क्वायर का माइनस का 8x इसको लिखा। तो ये तीसरा सी के साथ उसका मिलान क्या होगा, ये ए राइट होगा हमारे पास। अगला सवाल लिखा है ए प्लस बी कोष्टक बंद ए माइनस बी है। ये डायरेक्ट सारा समीकरण लिख सकते हो। अगर मान लीजिए ए प्लस बी है और हमारे पास ये ए माइनस बी लिखा है, तो इसकी सर्व समीकरण क्या होगी हमारे पास, ए प्लस बी वाली सर्व समीकरण, ये हमारे पास ए को ए से गुणा करो तो ए स्क्वायर आएगा, ए को बी से गुणा किया तो माइनस का ए बी आया, बी को ए से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, बी को माइनस बी से गुणा किया बी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसका होगा यह हमारे पास होगा डायरेक्ट। तो देखो पहले ए का मिलान 2 के साथ होगा, और ब का मिलान होगा हमारे पास इसके साथ ए के साथ, सी का मिलान होगा 3 के साथ, और डी इन द का मिलान होगा 4 के साथ। ये लिखा एक थैले में 5 हरी गेंदे हैं, 2 काली गेंदे हैं, 3 लाल गेंदे हैं। बिना देखे ये गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, निकाली गई गेंद हरी हो। इसकी प्रायिकता ज्ञात करना, ये 4 नंबर का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो पहले हमारे पास कुल कितनी गेंदे है ये निकाल लेते हैं। हरी गेंदे है 5 है, काली गेंदे हमारे पास 2 गेंदे है, लाल गेंदे हमारे पास 3 गेंदे है। तो कुल गेंदे कितनी हो गई, 5, 2 और 3 को जोड़ दिया तो हमारे पास हो गए 10 गेंदे। वापस देखिए ये लिखे एक थैले में 5 हरी गेंदे हैं, 2 काली गेंदे हैं और 3 लाल गेंदे हैं। बिना देखे हुए गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, निकाली गई गेंद हरी हो। ये प्रश्न अच्छी तरह से देख लीजिए। एक थैले में 5 हरी गेंदे, 2 काली गेंदे हैं और 3 लाल गेंदे हैं। तो कुल टोटल हमारे पास गेंदे कितनी हो गई, 10 हो गई। अब निकाली गई लाल गेंदे नहीं हो, तो देखो लाल गेंदे कौन कौन सी नहीं है, ये काली गेंद और हरी गेंद नहीं है। तो हमें लिखेंगे वे गेंद जो लाल नहीं है, तो एक हरी और काली गेंद नहीं है। हरी गेंद हमारे पास कितनी है 5 और काली गेंद कितनी है 2, तो टोटल गेंदें हो गई 7। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। प्रायिकता जो गेंद लाल नहीं है बटा कुल गेंद, तो गेंद जो लाल नहीं है वो कितनी है 7 बटा 10, 10 आ गई कुल गेंदें। तीनों को जोड़ा हमने, 5, 2, 3 को जोड़ दिया तो 10 हो गए। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या होगा, निकाली गेंद लाल नहीं है तो वे गेंदें जो लाल नहीं है, तो हरी और काली गेंदें लाल नहीं है, 5 और 2 को जोड़ दिया 7 है। प्रायिकता का फॉर्मूला जो गेंद लाल नहीं है बटा कुल गेंद 7 बटा 10 आ जाएगा। दूसरी निकाली गेंद हरी हो, तो हरी गेंदों की संख्या कितनी है 5, तो हमने लिखा 5। प्रायिकता की ज्ञात करेंगे हरी गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदें। हरी गेंदें कितनी है 5 बटा 10, 5 में 5 का भाग एक बार गया, 10 में गया 2 बार, तो लिखा 2। निकाली गई गेंदें हरी हो, तो हरी गेंदें कितनी है हमारे पास 5 है, तो प्रायिकता हो गई हरी गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदें। हरी गेंदें कितनी है 5, तो 5, कुल गेंदें 10 है तो लिखेंगे 10। 5 में 5 का भाग एक बार गया, 10 में गया हमारे पास 2 बार, तो इसका उत्तर आ गया 1 बटा 2।
भाग की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये लिखा 5776, तो 5776 वर्गमूल ज्ञात करना है भाग की विधि से। सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा यहाँ से बनाना, दो संख्या का एक जोड़ा बन गया, दो संख्या का एक जोड़ा बन गया। अब हमें 57 चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो संख्या का एक जोड़ा बनाना है, तो एक दो, ये दो संख्या का एक जोड़ा, और एक दो, ये दो संख्या का एक जोड़ा। अब हमें 57 प्राप्त करना है। अब आप देखिए, हमें एक से गुणा किया तो 1 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से गुणा किया 16 आया, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया, 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आया, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा, 8 को 8 से किया तो 64 आया। तो 8 को 8 से गुणा किया तो 64, 64 के आगे हमारे पास बड़ी संख्या हो गई। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, 8 को 8 से गुणा किया 64 बड़ी संख्या हो गई। तो हम 7 का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 × 7 गुण 50, ये लिखा गुण 50। अब यहाँ लिखा 7 7 कितने हो गए 14, तो 14 यहाँ लिखा, 7 से गुणा किया तो ऊपर लिखेंगे 7। हमें गुण 50 पर 57 प्राप्त करना है, तो 8 से 8 से गुणा करेंगे तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 को 7 से गुणा किया तो गुण 50 आया। 57 में से गुण 50 बाकी निकाल दिया तो पीछे बच गया 8, और एक जोड़ा एक साथ उतार दिया। अब 14, 7 7 जोड़ा 14, 14 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि हमारे पास 876 आ जाए। तो 14 को पहले हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। 14 आया, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखकर गुणा किया तो हमारे पास ये आ गया 141। फिर ये 14 लिखा, इसके पास 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 284, लेकिन वो नहीं आता है। 14 को 3 से गुणा करना, आप वैसा 14 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 से गुणा किया तो 729 हो गए हमारे पास। फिर 14 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 14 आ गया, फिर 4 से गुणा करना तो ऊपर भी 4 लिखो, नीचे भी 4 लिखो। 14 को 3 से गुणा करना तो ऊपर भी 3 लिखेंगे, इसके नीचे भी 3 लिखेंगे। 14 को अगर 2 से गुणा करना तो इधर भी 2 लिखना, नीचे भी 2 लिखना। 14 को 1 से गुणा करना तो इधर भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। 14 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36, हंसला का 3, और इसको गुणा किया तो ये आ गया 876, तो हमारे पास आ गया ये 876। 14 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 876, तो ये पूरा हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 76। कैसे करना है, दो संख्या का जोड़ा बना दिया है। 57 प्राप्त करना है, तो 7 7 से गुणा किया तो गुण 50, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, 64 बड़ी संख्या हो गई। तो हम ये गुणा करेंगे 7 को से, तो 7 7 गुण 50, यहाँ लिखा 7, ये इन दोनों को जोड़ देंगे 14, फिर जोड़ा एक साथ उतार दिया तो 876 हो गए। और 14 को किस संख्या से गुणा करेंगे, ये 6 आ जाए, तो आपको पहले यहाँ 1 से शुरू करना है। 14 को 1 से गुणा करना, फिर 2 से गुणा करना, 3 से, अगर 1 से गुणा करोगे तो इसके पास 1 लिखो, नीचे भी 1 लिखो। 14 को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी इसके पास 2 लिखो, फिर नीचे 2 लिखो। 14 को 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 लिखो, अब इधर भी 3 लिखो। 6 से गुणा करेंगे तो 6 लिखो, 6 लिखो। फिर जैसे ये संख्या प्राप्त होती है वो 6 आपको कहाँ लिखना है, इधर लिखना है। ये 6 6 इधर लिख दिया, तो हो गया हमारे पास 876। एक अलमारी 5% बट्टे पर दी जाती है। एक अलमारी 5% बट्टे पर जिसके रुपये है 5225 रुपये पर बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यह लिखा, एक अलमारी 5% बट्टे पर रुपये 5225 रुपये में बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो बट्टा दिया जाता है, विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास 5225 रुपये। तो ये लिखेंगे विक्रय मूल्य 5225 रुपये, बट्टा है 5%। बट्टा का मतलब होता है छूट। 100 रुपये की चीज़ है, अब वो 5 रुपये कम करके बेचेगा, तो 95 रुपये में बेचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य हो गया 95 रुपये। 95 कैसे आएगा कि 5% बट्टा लिखा, बट्टा का मतलब होता है छूट, तो हमने यहाँ लिखा 95 रुपये। एक अलमारी 5% बट्टे पर है और विक्रय मूल्य 5225 रुपये पर बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले सबसे पहले विक्रय मूल्य लिख दिया, बट्टा लिख दिया। बट्टे का मतलब होता है छूट है, 100 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये कम कर दिया जाए, तो 100 में से 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 95 रुपये। ये क्या लिखा, विक्रय मूल्य लिखा हमारे पास। तो विक्रय मूल्य से शुरुआत करते हैं, हम ये लिखेंगे विक्रय मूल्य 95 रुपये। यहाँ से विक्रय मूल्य 95 रुपये हो तो अंकित मूल्य 100 रुपये होगा। विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या होगा 100/95, ये 95 इसके बाद में आ जाएगा। और विक्रय मूल्य हमारे पास 5225 रुपये हो तो अंकित मूल्य होगा 100/95 × 5225। ये फिर 5 का भाग दिया, इस 100 में 20 बार गया, 5 का भाग इसमें 19 बार गया, 19 का भाग 5225 में 275 बार जाता है। फिर 20 और 275 को गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5500 रुपये है। वापस देखिए हमारे पास
ये विक्रय मूल्य 5,225 रुपये है, बटा है 5% है। 5% का मतलब होता है 5 रुपये की छूट है, तो अंकित मूल्य आ गया 100 रुपये है। ये लिखेंगे अंकित मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 95 रुपये होगा। यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य से शुरुआत करते हैं। अंकित मूल्य दे रखा है तो अंकित मूल्य से शुरुआत करते हैं। विक्रय मूल्य 95 रुपये हो तो अंकित मूल्य होगा 100 रुपये, और विक्रय मूल्य अगर हमारे पास 1 रुपये हो तो ये होगा 100 बटा 95 रुपये, और विक्रय मूल्य 5,225 रुपये हो तो ये होगा हमारे पास, ये इसके गुणे के अंदर लिख देना 5,225 रुपये। फिर देखिए हमने ये जो काटा 5 का भाग ये 20 बार गया, इसमें 19 बार गया। 19 का भाग 5,225 में 2 बार गया 38, फिर ये 2 उतारा तो ये हो गया 133, 7 बार जाता है, फिर 5 बार गया 275 बार जाता है। 275 और 20 को गुणा कर देना तो 5,000 रुपये आ जाएगा, तो अंकित मूल्य होगा 5,500 रुपये होगा। ये हमने 19 का भाग दिया था 5,225 में, जिसमें जाता है 275 बार। यदि का घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी स्क्वायर है। तो ये घन की भुजा ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 600 वर्ग सेमी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का 6 भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 600, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो 6 है ना, इसके बट्टे में आ जाएगा। 600 में 6 का भाग है 100 बार, यहाँ x की घात 2 लिखा है। x का मान ज्ञात करना है तो अगली संख्या का हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने यहाँ 100 का वर्गमूल निकाला। 2 का भाग है 50 बार, 2 का भाग गया है 25 बार, 25 का भाग 25 में 5 बार जाता है, 5 का भाग 1 बार गया। वर्गमूल 2 संख्या को जोड़ा होता है तो ये 2 का एक जोड़ा लिख दिया यहाँ, और 5 का एक जोड़ा लिख दिया यहाँ। 5 और 2 को गुणा किया 10, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 10 सेमी होगी। ये मोस्ट सवाल है और अब की बार आने का इसका चांस है। 4 नंबर का सवाल है। प्रश्न नंबर 20 वाली का मानचित्र का पैमाना 1 ये 3:0 लिखा है, और 2 नगरों का मानचित्र में 4 सेमी की दूरी पर है, तो बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यह पैमाना मानकर हल करना है। यहाँ सेमी है, 1 सेमी कितना बराबर है 3, और आगे 0 लिखा है तो हमने 3 ये 0 लिख दिया। अब हमें 4 सेमी का ज्ञात करना है तो हम ये लिखेंगे P। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1 सेमी है, 1 से 1 और 4 है, यानी कि सेंटीमीटर बढ़ रहा है। जब सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो ये संख्या भी क्या है, बढ़ेगी। जब 1 का मान मान लीजिए 3 है तो 4 का मान 1 से भी ज़्यादा होगा, तो सेमी का मान बढ़ रहा है तो ये दूरी का मान भी है बढ़ेगा। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। तो प्रत्यक्ष अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वापस देखिए, यहाँ सेमी का मान बढ़ रहा है तो ये इसका मान, दूरी का मान भी बढ़ेगा, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात कहलाता है। प्रत्यक्ष अनुपात का फॉर्मूला x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 है। x1 का मान 1 लिखा और y1 का मान ये लिखा, x2 का मान 4 लिखा और y2 का मान हमने p लिखा। अब 1 और p को गुणा किया तो p आया, और इसको गुणा किया तो हमारे पास ये 3, ये 0 कितना है 7 0 है, तो हम लिखा 4, 3 गुणा 7 की घात 4, 3 और 4 को गुणा करें तो हो गया 12, 12 इंटू 10 की घात 7 सेमी है। ये उत्तर है। अगर आप सेमी को किलोमीटर में बदलते हो तो ये हमने यहाँ किलोमीटर में बदल दिया, तो आप यहाँ तक लिख देना 12 इंटू 10 की घात सेमी। और अगर सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो हम इसका भाग देते हैं, तो इसके भाग दे दिया। तो ये कितने 0 है, 5 0 से 5 0 कट जाएगा, पीछे बच गया 12 इंटू 100 तो 1200 किलोमीटर होगा। ये तो एक सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलते तो 1 और 5 0 का से भाग देते, तो ये लिख दिया 1 और 5 0। अब हम आगे लेते हैं समीकरण को हल और जांच करनी है। तो ये x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 प्लस 1 बटा 4, इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ 2 3 4 5 का लसब कितना होता है 60 होता है। दोनों पक्षों को 60 से गुणा करेंगे। तो पहले करेंगे x बटा 2 इंटू 60 माइनस 1 बटा 5 गुणा 60 बराबर x बटा 3 गुणा 60 प्लस 1 बटा 4 गुणा 60 कर दिया। 2 का भाग 60 में गया 3 बार, 5 का भाग 60 में गया 12 बार, 3 का भाग 60 में गया 20 बार, 4 का भाग 60 में गया 15 बार। अब x और 30 को गुणा किया तो 30x आया, और 1 और 12 को गुणा किया तो 12 आ गया, और 3 को 20 से गुणा किया तो ये x और 20 को गुणा किया तो 20x आया। 4 का भाग इसमें 15 आ गया, तो 1 इंटू 15 तो हमारे पास 15 आ गया। पक्षांतरण करेंगे हम, 30x माइनस 12x बराबर 20x प्लस 15। एक बार वापस देख लीजिए, इनका लसब किया 60 आया, दोनों पक्षों को 60 से गुणा करेंगे तो x बटा 2 गुणा 60 करेंगे, माइनस 1 बटा 5 इंटू 60 है, तो 5 का भाग 60 में 12 बार गया और 2 का भाग 60 में 30 बार गया। यहाँ बराबर लिखा x बटा 3 इंटू 60,
3 का भाग 60 में 20 बार जाता है, प्लस 1/4 इंटू 60, 4 का भाग 60 में 15 बार जाता है। इस सबको आपको क्या करना है, 60 से गुणा कर दिया। फिर x और 30 को गुणा किया तो 30x है। अब 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, x को 20 से गुणा किया 20 आएगा, 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अब हम इसका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण में ये 30x और 20 इधर आ जाए तो माइनस का 20x हो गया बराबर 15 प्लस 12, तो 30 में से 20 बाकी निकालना, हमारे पास 10x बच गया। 15 और 12 को जोड़ दिया तो 27 आ गया। x का मान ज्ञात करना, 10 इसके बट्टे में आ जाएगा तो 27/10 हो गया। और यहाँ 1 0 तो 1 संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में परसेंट सेम टू सेम लिखना है। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखेंगे x/2 माइनस 1/5। x का मान आया 2.7, हमने लिखा 2.7/2 माइनस 1/5। अब हम गुणा करेंगे 5 को 2.7 से गुणा करेंगे तो 3.5 आएगा। 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, 5 और 2 को गुणा किया तो 10 आ गया। तो 5 और 2 को गुणा किया 10, लसम आया 10, और 5 को 2.7 से गुणा करेंगे तो 13.5 आएगा। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया, 13 में से 2 बाकी निकाल तो 11.5 बच जाएगा। 13.5 है, इसमें से -2 करेंगे तो 11.5/10 बच जाएगा। अगर ये पॉइंट हटा दो, नीचे लगा दो 10, फिर आप काट दो 2 का भाग 10 में गया 2 बार, 2 का भाग है इसमें 23 बार। अब 10 और 2 को गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 23 का 23 लिखेंगे। अब हमारे पास बचा है राइट हैंड साइड x/3 प्लस 1/4, तो लिखेंगे x/3 प्लस 1/4। अब x का मान 2.7 है, 2.7 लिखा प्लस 1/4। 4 और 3 को गुणा किया तो 12 आया, तो 12 लिखा, और 2.7 और 4 को गुणा करेंगे तो 10.8 आएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.8 आ जाएगा। और पॉइंट हटाएगा तो हमने क्या करेंगे, नीचे 10 लगा दिया। अब 3 का भाग 2 का से काट दो, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, और इसमें गया ये 69 बार। तो हमारे पास आ गया ये 69/20 69, और यह बच गया 5 × 10, ये कर दिया 6 × 10 कितना हो गया, 60 हो गए। फिर 2 का भाग जाता है 69 में, 2 का भाग 3 का भाग जाता है 69 में, 3 का भाग है 23 बार, और 60 में 3 का भाग है 20 बार, तो ये 20 कर दिया हमने। हाँ तो बोल थोड़ा बोल कर थोड़ी यार, सवाल की कर खोले कि था नहीं पड़े मास अब मन था नहीं, वीडियो में आगे बनाए को नहीं बनाया यार। वो मैंने कन्फ्यूज है, 2 बार मैं कन्फ्यूज ही को। पाई चार्ट बनाना है। नीला है 18, हरा है 9, लाल है 6, पीला है 3, योग आ गया 36। अब नीला का भाग याद करना है, तो पाई चार्ट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो हमें लिखेंगे 18/360, 18/36 इंटू 360, इसका योग आ गया 36। 36 का भाग 360 में गया 10 बार, 18 और 10 को गुणा किया तो आ गया 180। हरा भाग कितना हमारे पास 9 है, तो हम लिखेंगे 9/36, और 360 लिखा। 360 क्यों लिखेंगे, पाई चार्ट में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर 36 का भाग 360 में गया 10 बार, 10 को 9 से गुणा किया तो 90 लिख दिया। लाल कितना 6 है, तो लाल हमारे पास 6 है, तो 6/36 करेंगे इंटू 360। 36 का 360 में भाग गया 10 बार, 10 को 6 से गुणा किया तो आ गया 60 है। अब हमारे पास और कौन सा बचा, पीला बचा है, तो पीला कितना हो गया 3/360, 36/360। 36 का भाग इसमें गया 10 बार, 10 को 3 से गुणा किया तो आ गया 30 डिग्री। अब हमें पाई चार्ट कोण बनाना है, तो अब कोण आपको ये पहले वर्त बनाना है। वर्त बनाने के बाद में आपको क्या करना है, 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो पूरा का पूरा 180 डिग्री का हो गया। फिर चांदी की सहायता से 30, 60 और 90 डिग्री का कोण बनाना है। प्रश्न नंबर 23 है, गुणनखंड की ज्ञात कीजिए। ये 4 सवाल है और एक एक नंबर के सवाल होते हैं। ये 4 नंबर का सवाल है। पहला सवाल है x² + xy + 8x + 8y। इन दोनों में x कॉमन ले लिया, इधर भी x है इधर भी x है, तो हम यहाँ x कॉमन लेते हैं। x का भाग इसमें गया x बार, ये x कट गया तो यहाँ बच गया y। यहाँ x की घात 2 है, तो इस 2 के अंदर x का भाग देते थे। x को हमने 2 बार लिखा, फिर x से x काट देते, क्या बच गया x, तो ये लिख दिया हमने x। और यहाँ x y है, तो x y के अंदर हम ये भाग देते हैं। x से x कट गया, पीछे क्या बच गया y, तो y लिखा। इसके अंदर देखिए दोनों में 8 मिलता है, तो 8 बार लिखा, तो पीछे क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच गया y, तो यहाँ लिखेंगे x + y। x y मिल गए तो यहाँ लिखेंगे, और x + 8 को यहाँ लिख दिया हमने।
दूसरा सवाल हमारे पास है, इसमें देखिए आप x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई है, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई। पीछे बच गए 2 3 5, तो लिखा 2 3 5, 2 3 5 जोड़ दिया 10, ये आ गए हमारे पास 10 x प्लस वाई। तीसरा सवाल हमारे पास है x की घात 4 माइनस एक्स माइनस जेड की घात 4 है, तो हमने यहाँ पर लिया है x, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। घातांक 2 है तो 2 लगा दिया, और यहाँ भी 4 है तो 2 करते हैं। 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया। अब इसको एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, तो ये माइनस कर दिया और ये हमने यहाँ पर एक बार प्लस कर दिया। और ये माइनस के 2 टुकड़े होते हैं, तो माइनस के भी हमने 2 टुकड़े कर दिए और ये लिख दिया प्लस का। इसको एक बार वापस देखते हैं, ये लिख दिया x की घात 4 माइनस वाई माइनस जेड। इसको हम क्या करते हैं, ये x स्क्वायर की घात 2 लिखा, ये x माइनस जेड है 2, इसको 2 बार लिख दिया। अब सर्व समीकरण लगा दिया, एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, तो यहाँ हमने एक बार तो माइनस कर दिया और यहाँ एक बार प्लस कर दिया। इस माइनस के टुकड़े कर दिया, ये x आ जाएगा, यह x माइनस जेड, ये माइनस का हो गया और इसका ये वापस ये प्लस का टुकड़ा कर दिया, सेम टू सेम लिख दिया यहाँ पर। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जेड और माइनस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस प्लस कट गया तो यहाँ बच गया जेड, और एक्स एक्स कितने हो गए 2x, और ये लिख दिया माइनस का जेड, और ये 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड और जेड। एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4, तो इस देखो इस 2ab के 2 टुकड़े कर दिए, a माइनस और ये माइनस, इन दोनों पदों में a कॉमन ले लिया, तो a का भाग इसमें a की घात 2 बार गया और इसमें a कॉमन आ गया, तो पीछे बच गया b की घात 2। इन दोनों के अंदर b की घात 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर, और 4 में से आप 2 बाकी निकाल दो तो b की घात 2 बच जाएगा। ये सेम टू सेम है तो ये लिख दिया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम टू सेम लिख दिया। अब इसके 2 टुकड़े होते हैं, तो एक बार माइनस कर दिया एक बार प्लस कर दिया। इसके भी 2 टुकड़े होते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस। ये माइनस माइनस वाला सेम टू सेम है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये सेम टू सेम है तो इसको भी हमने होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अगला है भाग दीजिए, ये इसके अंदर ये भी 4 सवाल है और भाग देना आपको। पहला है 36 वाई की घात 3 माइनस 9 भाग वाई की घात 2, तो 36 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाता है, माइनस 4 बार गया। यहाँ वाई की घात 3 है, वाई की घात 2 है, तो ये वाई को हमने 3 बार लिख दिया, यहाँ वाई को 2 बार लिखा, 2 वाई से वाई कटा, वाई से वाई कटा, पीछे क्या बच गया हमारे पास, ये वाई बचा तो हमने यहाँ वाई लिख दिया। 36 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार, और ये वाई को हमने यहाँ 2 बार लिखा, यहाँ वाई 3 है तो वाई को हमने 3 बार लिख दिया। 2 वाई से 2 वाई काट दो आप, पीछे एक वाई बच गया है। ये है हमारे पास दूसरा सवाल। ये दूसरा है 3 वाई की घात माइनस 3 वाई की घात 8 माइनस 4 वाई की घात 6 प्लस 5 वाई की घात 4 भाग वाई की घात 4। यहाँ पे 4 है ना, इसको हम बट्टे के रूप में लिख दिया, और प्रत्येक पद को अलग अलग कर देंगे। 3 वाई यहाँ करेंगे, बट्टे में 4 लिखेंगे, इस वाई को यहाँ लिखेंगे, बट्टे में ये वाई की घात 4 करेंगे, 5 वाई की घात 4 यहाँ लिखेंगे, वाई की घात 4 यहाँ कर दिया। अब देखो यहाँ 8 घात है और ये 4 है, 8 में से 4 बाकी निकाल दो तो वाई की घात 4 बच गया। यहाँ 6 और 4 है, 6 में से आप 4 बाकी निकाल दो तो वाई की घात 2 बच गया, और वाई पूरा वाई कट गया, वाई 4 से वाई 4 कट गए, पीछे 5 बच गए। यानी कि वाई की घात 8 है और वाई की घात 4 है, तो 8 में से 4 बाकी निकाल दो तो वाई की घात 4, 6 में से 4 बाकी निकाल दो तो वाई की घात 2, और 4 में से 4 निकालोगे 0 आएगा, और जिस घात 0 उसका मान 1 होता है, तो 5 का 5 लिख दिया हमने। यहाँ लिखा 10x माइनस 25 और भाग 2x माइनस 5। ये 10x और माइनस 25 और इसके बट्टे में ये संख्या लिखेंगे 2x माइनस 5। 10x और माइनस 25 के अंदर 5 कॉमन आता है तो 5 लिखा, 5 का भाग 10 में 2 बार गया, 5 का भाग 25 में 5 बार गया, ये पद पूरा आपस में कट गया, तो यहाँ बच गया पीछे 5। अगला सवाल है 26x वाई एक्स प्लस 5 वाई माइनस 4 भाग 13x और y माइनस 4, तो इसके बट्टे में लिख दिया y माइनस 4 से y माइनस 4 वाला पद कट गया, और x से x कटा, 13 का भाग 26 में 2 बार गया, तो हमने लिखा 2y और पीछे बच गया x प्लस 5, ये x प्लस 5। इस प्रश्नावली का भाग का वीडियो मैंने अलग बनाया है, आप उसमें और भी देख सकते हो। ये सिंपल सवाल है और ये 4 नंबर इसमें पक्के हैं, भाग में आप प्रैक्टिस ज़्यादा करना, वो सिंपल सवाल है। आप वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। समांतर चतुर्भुज के दे रखा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास ये चित्र दे रखा है, हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है और ये 30 दे रखा है।
ये 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा। तो हम ये लिखेंगे ए ओ बी कोण सी ओ टी शीर्ष अभिमुख कोण है, ये 90 डिग्री का आया तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एक्स का मान 90 डिग्री हो गया। और पुनः त्रिभुज ओ सी डी में लेते हैं, ओ ये सी ओ डी ये 90 डिग्री का है, तो ये वाई का मान ज्ञात करना और ये 30 डिग्री दे रखा है। तो हम ये क्या करते हैं 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई बराबर वाई 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। यहाँ अगर ये कोण ज्ञात है 90 डिग्री का है तो आपको 90 में से 30 बाकी निकाल देना, तो ये वाई का मान आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी और सी डी समांतर है। और देखो ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये ए बी और सी डी समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। जो वाई का मान है वो एक्स का मान आएगा। तो हम ये लिखेंगे वाई बराबर एक्स एकांतर कोण है, वाई का मान 60 आया तो जेड का मान भी 60 हो जाएगा। दूसरा दे रखा हमारे पास ये भी समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना हमें। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ये ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ये हमारे पास 80 लिखा है, तो 180 में से हम 80 बाकी निकालेंगे तो हमारे पास इस ए का मान आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो ए का मान 100 डिग्री आ गया। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, तो ये 80 डिग्री का तो ये भी 80 डिग्री का होगा, ये 100 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री का होगा। तो डी किसके बराबर है बी के बराबर है, कोण बी है और बी और डी आपस में क्या है बराबर है, तो बी का मान 80 है तो डी का मान भी क्या होगा 80 होगा। ए और सी आपस में बराबर है, तो ए और सी बराबर, तो ए का मान ये आया 100 डिग्री, तो इसका मान भी क्या होगा 100 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर होती है, ये समांतर भुजा है, ए डी और बी सी समांतर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर। ये 80 डिग्री का आया तो ये भी 80 डिग्री का होगा, ये भी 80 डिग्री का होगा। तो ये भी समांतर बी सी और डी सी एक तिरक रेखा है, वाई और जेड एकांतर कोण है, ये वाई है और ये जेड एकांतर कोण है, तो इसका मान कितना होगा हमारे पास 80 डिग्री का मान हो जाएगा। हमें रैखिक समीकरण को हल करना है। ये लिखा है 2007 में 17 है, 2008 में 20 है, 2009 में 12 है, 2010 में 32 है और ये 23 है। तो हमें ये पैमाना माना ओ एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष, ओ एक्स पर आ गया एक बड़ा खाना बराबर 2 व्यक्ति, इसको व्यक्ति मान लिया हमने। यहाँ लिखेंगे ओ एक्स पर वर्ष और यहाँ लिखे व्यक्तियों की संख्या, हमने यहाँ पर 34 तक गिनती लिख दी है, प्रत्येक गैप है 2 है। अब देखो 2007 पर हमारे पास ये है 2007 पर 17, तो हमने यहाँ 17 पर बिंदु लगाया। 2008 पर हमारे पास है यहाँ पर है 20, तो 20 पर बिंदु लगा दिया। और ये 9 पर है हमारे पास 12, तो हमने यहाँ पर 12 पर ये बिंदु लगाया। फिर हमारे पास आ गया 2000 में 32 है, 10 में 32 है तो 32 वाला ऊपर लगा दिया। और फिर 2023 11 के अंदर 23 है तो यहाँ पर 23 है। अब इस रेखा को हमने ये मिला दिया तो हमारे पास ये ग्राफ बना।